चलो देखो ना, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है आपका, किसका हम बनाने जा रहे हैं? तो रेनफोर्समेंट का। ध्यान से सुनना, रेनफोर्समेंट का कैसे बनता है। तो अगर आपका माइल्ड स्टील था, तो माइल्ड स्टील के केस में क्या बना था? माइल्ड स्टील के केस में बना जो था वो आपका ऐसा बना था, यहाँ से आपका ये जाएगा लीनियर, थोड़ा सा कर्व, फिर आपका ऐसे चले जाते थे। अरे ऐसे ही था ना, थोड़ा सा इसको अपर लिमिट, फिर लोअर, फिर यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होते थे। इस टाइप का आपका बनता था। कुछ आपका यील्ड प्लेटू जो एकदम स्ट्रेट ऐसे रहता था, फिर उसके बाद फिर रहता था। ये कहीं ना कहीं इसका जो डिफॉर्मेशन आता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आता है। 100 में भी पढ़े होगे ग्राफ इसका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी नहीं पढ़े हो? हाँ, तो ये पढ़े होगे। तो इसमें कहीं ना कहीं यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड और लोअर यील्ड मिलता है। इसमें क्या करता है? अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट मिल रहा है। तो इसमें आपका डायरेक्टली जो होता है वो एफ वाई बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें एफ वाई लोअर यील्ड पॉइंट का था, तो यहाँ पर हमें पता चलता और इसका हम एफ वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम एच वाई एस डी बार का बनाने लगते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि देखो ऐसे बनाए, ऐसे तो स्ट्रेट ग्राफ गया, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे गया, फिर उसके बाद फिर कर्व हो करके और जा करके और ये टूट जाता है। ना हमको यील्ड प्लेटिव मिलता है ना कुछ और मिलता है। अरे यार, कुछ मिलता ही नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट जाएगा ऐसे और फिर उसके बाद फिर ग्राफो बनता है। सो इसने थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट गया, फिर कर्व हो करके टूट जाएगा, आपका खत्म हो गया। ज़्यादा इसका आपका डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें इलोंगेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। कौन सा? एच वाई एस डी बार में। एच वाई एस डी बार में ज़्यादा आपका इलोंगेशन नहीं होता। जब इलोंगेशन आपको अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट कहीं पर भी कुछ दिख रहा है, ऐसे गया स्ट्रेट, फिर उसके बाद ये टूट जाएगा आपके जा करके, तो इसमें अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट नजर आ रहा है नहीं। अगर तो यहाँ पर बताएं कि एफ वाई जो लेते हैं वो लोअर यील्ड पॉइंट का रहता है, ठीक है। तो जब यील्ड पॉइंट ही नहीं मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं, इस प्रकार से हमको ग्राफे नहीं मिल रहा है, तो हम कौन सा को एफ वाई माने? स्ट्रेस किसको हम माने? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस हम रेनफोर्समेंट में किसको माने? तो उसके लिए बताए थे कि यहाँ से हमको नहीं पता चल पाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम करस्पॉन्डिंग हम एक स्ट्रेन पे, जिसको हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन, उसके करस्पॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन को खींचते हैं। इसमें हम एक क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को ऐसे खींचते हैं और जहां पास कट करता है, और ये जो होता है वो ग्राफ पे बनता है, जहां पास कट करता है, जहां पास क्या करेगा आपका कट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेस होगा उसी को हम ले लेंगे एफ वाई। जैसे में कि एफ ई 415 लेते हो ना, एफ ई 415, एफ ई 500, तो ये जो आपका एफ वाई जो 500 निकल करके आया वो ऐसे ही निकल करके आता है। यहाँ से हमें ना हमें तो अपर यील्ड पॉइंट दिखता हो ना लोअर यील्ड पॉइंट दिखता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने मन से, और ये जो होता है वो कोड का प्रोविजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0.002 पे जा करके और इसके पैरेलल में लाइन को कट करेंगे ग्राफिकली, और जहां पर कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेस होंगे वो हमारा एफ वाई होंगे। अब देखना हम ए चाह रहे थे, कल ये बता रहे थे आपको कि यहाँ से अगर ए स्ट्रेस है तो ए जो हमारा होगा वो आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। अरे देखो ना पहले इधर, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, ये जो होगा वो 90 डिग्री। तो हाँ हाँ तो क्या चाहिए, तो ये जो हो गया वो आपका 90 है, ये तो आपका 90 हो गया। तो पिछले बार में जो हम यहाँ पास जो निकलता है वो आपका इसके अंदर में, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम हुक्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, हुक्स लॉ, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन। अगर यहाँ हुक्स लॉ तक अगर आप निकालना चाहते हो कि आपको स्ट्रेस, तो यहाँ से आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में क्या होता है, स्ट्रेन। अरे यही होता है ना, सब भुला गया रे। तो यहाँ से आपका जब स्ट्रेन निकालोगे तो सिग्मा अपॉन में क्या होता है, ए, आपका यहाँ से ए निकल करके आया। तो अगर यहाँ तक अप टू अगर यहाँ तक लगाएं तो इसमें भी क्या होता है कि यहाँ तक जो है वो मटेरियल पे हम डायरेक्टली हुक्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो इस वाले आपका पोर्शन पे देखिए, तो अगर तुम इसका अगर तुम स्ट्रेन निकालोगे, जैसे में ई, तो पूरा पोर्शन जो दिख रहा होगा वो एफ वाई का पोर्शन दिख रहा होगा। देखो ये पोर्शन पूरा क्या है, एफ वाई का पोर्शन है।
और ये जो पूरा पोर्शन जो दिख रहा होगा वो स्ट्रेन हम डैश ले लेते हैं, यही तुम देखोगे ना ये ट्रायंगल में। और ये जो हमारा है वो एंगल है, एंगल यही होता है ना। तो ये स्लोप होता है आपका, तो ये स्लोप हमारा क्या रहेगा, एफ वाई अपॉन में स्ट्रेन होगा। और यही हमारा जब तुम यहाँ पर स्लोप देखोगे तो तुमको क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पास अगर तुम देखोगे ये एंगल आपका ठीक ठाक है और ये आपका क्या हो जाएगा एफ वाई, अरे एफ वाई होंगे और फिर आपका ये कौन सा होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्लोप अगर तुम देखोगे तो बहुत मतलब कि थोड़ा सा 90 डिग्री, तो यहाँ से देखना tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएंगे वो आपका एफ वाई अपॉन में क्या हो जाएगा स्ट्रेन, अरे यही ना होगा। और ये जो एफ वाई अपॉन में जो स्ट्रेन देखने को मिलता है वो क्या होता है, ई जो होता है वो एफ वाई अपॉन में क्या होता है स्ट्रेन। देखो अरे काहे लम फोन कर बेट, तो देखो यहाँ से ये tan थीटा जो होता है एफ वाई क्या निकल के आया है यहाँ पास स्ट्रेन। ये जो tan थीटा होता है ना इसी को बोलते हैं यंग मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये निकल करके आता है। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा देखना, तो अगर तुमको ए tan थीटा को अगर तुम ई मान लिए हो, क्या मान लिए हो, ई मान लिए हो, तो एफ वाई अपॉन में क्या निकलेगा स्ट्रेन। और जब तुमको स्ट्रेन निकालना है तो एफ वाई अपॉन में क्या करोगे ई, देखना ध्यान से थोड़ा। और यहाँ पर भी अगर आपको tan थीटा लेना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इस ट्रायंगल में, बताओ एफ वाई अपॉन में ई डैश, अरे होगा। और फिर अगर आपको ई डैश अगर आपको लेना है, कहाँ चला गया, हाँ स्ट्रेन डैश अगर आपको निकालना है तो एफ वाई tan थीटा को क्या ले लोगे ई आपका, जो कि आपका हेलेक के लिए सेम होता है मटेरियल के, तो ये आ गया एफ वाई अपॉन। तो ये जो सिर्फ पोर्शन निकला वो एफ वाई अपॉन में क्या निकलता है ई निकलता है। लेकिन अगर आपको टोटल यहाँ से यहाँ निकालना रहेगा तो 0.002 प्लस में एफ वाई अपॉन में ई, यही तो कल बताए थे निकाल करके। अब बताओ इसमें कहाँ पास नहीं समझ में आया, tan थीटा बराबर ई, भाई वो हुक्सला से आया है। अरे तुम लोग कहाँ रहते, देखो ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब फिर यहाँ से तुम इसको तुम हटाओगे तो ई, तो एफ वाई अपॉन में ई कंपेयर करोगे क्या आएगा, हाँ बताओ अब। तो ए आया, तो इतना थोड़ी बताते हैं यार, डायरेक्ट तुम कोड में देखोगे ना तो तुमको ये वैल्यू डायरेक्ट रहता है कि यहाँ से देखेगा 0.002 प्लस में एफ वाई अपॉन में ई आपका फाइंड आउट करके। और जो ई जो आपका होता है वो कितना होता है 2 इंटू में 10⁵ मेगा पास्कल, सबके लिए सेम होता है, इसमें कोई अलग नहीं रहता है, अलग से फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये जो आपका ए देखने को मिलता है, तो आपको ए टोटल नहीं पूछता है, सिर्फ आपसे ये पूछता है कि मैक्सिमम आपका स्ट्रेन जो रेनफोर्समेंट में होना चाहिए कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो इतना से आपको कम नहीं होना चाहिए 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन में ई, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हम एफ वाई में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, ध्यान से सुनो, ये जो हमारा कर्व है वो एफ वाई का है, जब हम इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो बताइए कि स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिए हैं एलएसएम में 1.15। तो एक कर्व थोड़ा सा नीचे से बनता है, ऐसे बनता है, और ये जो आपका रहता है वो होता है 0.87 एफ वाई, यहाँ से 0.87 एफ वाई, ये आपका कर्व नीचे का रहता है थोड़ा सा। तो देखिए अगर आप यहाँ पास ए लोगे तो इसका स्ट्रेन कितना आएगा बताइए, अरे बताओ यहाँ पास इसके करस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन कितना आएंगे, तो थोड़ा सा कम जाएगा और क्या क्या होगा, मतलब कि देखो ई एफ वाई है तो यहाँ पर 0.87 एफ वाई हो जाएंगे। अरे यहाँ पर एफ वाई लिए हो तो ई एफ वाई का था, अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे तो 0.87 एफ वाई यहाँ पास हो जाएंगे ना स्ट्रेन आपका यहाँ पास। अरे वही तो होगा, ई कितना होगा बताओ, ई जो निकालोगे तुम, ध्यान से सुनो इधर, ई जो तुम निकालोगे वो आपका कितना होगा ये 0.87 एफ वाई। तो इस पे अब तुम्हारा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 0.002 ये वाला और 0.87 एफ वाई ये वाला, एफ वाई अपॉन में ई
और ये आपका 0.002। तो यहाँ से यहाँ टोटल हो गया 0.002 प्लस में 0.87 FY/मी। तो ये आपका डायरेक्ट रहता है और यही आपको याद करना रहता है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पर बताओ यहाँ पर सब क्या हो गया तुमको, देखो तो यहाँ से 0.002 प्लस FY/मी। और जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं तो आपका यहाँ से 0.002 प्लस में 0.87 FY/मी से आपका कम नहीं होना चाहिए स्ट्रेन आपका, तो इससे आपका ग्रेटर होना चाहिए, आपका कम नहीं होना चाहिए। तो यही कोड में जब तुम देखोगे आरसीसी का तो उसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ रहता है कि जो आपका स्ट्रेन होना चाहिए आपका स्टील में वो आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो स्ट्रेन कम जाएंगे, डक्टिलिटी कम जाएगा और आपका जो स्ट्रक्चर है वो सडन फेल्यूर में चला जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ एक ही कंटेंट समझना है कि 0.002 प्लस में FY/मी। अब ये समझ में आया है तो बोलो, और नहीं आया है तो फिर तब भी बोलो। अरे फिगर तो बना ही देंगे बढ़िया से, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेना, बाकी बात फिर। चलो देखिए इधर, अरे बस करो। देखो यहाँ तक में हम कल बताए थे आपको कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन जो कंक्रीट होगा वो आपका 0.67 था स्ट्रक्चर पे। अरे स्ट्रक्चर पे कितने थे 0.67 FY, और उसमें जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले थे तो कितना निकल के आया था 0. यहाँ देखोगे तो 0.45 FCK निकल के आया था। तो याद रखना कि ये मेरा कौन से थे डिजाइन का कर्व था उसमें। चलिए अब हम तो ये तो आपका FCK था, इसमें बताए थे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब अगर आपका ये सेक्शन है और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में टेंसाइल जोन रहेगा, और यही बताए थे ना। और ये जो टेंसाइल जोन होता है तो टेंसाइल जोन में टोटल का टोटल लोड कौन रजिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो स्टील रजिस्ट करेंगे, जो हम स्टील नीचे प्रोवाइड करेंगे वो आपका रजिस्ट करेगा। आपका यहाँ पर कंक्रीट जो होंगे वो लोड सहने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो इसको हम कैलकुलेशन पर्पस से कुछ नहीं लेने वाले हैं। तो इसके नीचे में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में टोटल जो लोड आएंगे वो कौन रजिस्ट करेगा, आपका स्टील रजिस्ट करेगा, याद रखना यहाँ पर। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में उसके बाद फिर जो रेनफोर्समेंट का जो स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो लेते हैं वो आपका कर्व के हेल्प से लेते हैं। कर्व जो आपका बनता है वो आपका क्या था कर्व, तो आपका एक कर्व था जो कि हम अभी बताए थे। तो आपका जब तुम यहाँ से लोगे तो ये जो है वो कर्व वो किसका कर्व है, HYSD का है कि माइल्ड स्टील का है, HYSD। तो आरसीसी में हम HYSD यूज करेंगे, माइल्ड स्टील का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा। ठीक है, माइल्ड स्टील हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, करते ही नहीं है, पहले कर लेते थे स्टीरअप में, अब करते ही नहीं है। तो इसका देखो तो FY रहेगा, तो अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे तो एक कर्व थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और इसमें आपको बताया है कि मैक्सिमम स्ट्रेन आपका कितना होना चाहिए, तो इससे आपका कम नहीं होने चाहिए। स्टील में कहीं ना कहीं इससे आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेन ज़्यादा होगा। स्ट्रेन जब ज़्यादा होने से फायदा ये होता है ना कि स्ट्रक्चर तुरंत फेल नहीं करता है, सडन फेल्यूर नहीं होता है स्ट्रक्चर में। नहीं तो अगर स्ट्रक्चर में अगर स्ट्रेन कम होंगे तो थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रेन आएंगे और बस टूट जाएंगे। जैसे कंक्रीट होता है तो कंक्रीट में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आ पाता है, तो वो क्या करता है स्ट्रक्चर तुरंत, मतलब कि जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा नहीं आ पाते हैं वो आपका ब्रिटल नेचर का रहेगा भाई, वो डक्टाइल रहेगा ही नहीं ना। स्ट्रेन किस में ज़्यादा आएगा, जो क्या होता है डक्टाइल होता है, तो स्टील मेरा डक्टाइल रहेंगे। लेकिन माइल्ड स्टील में तो इससे भी ज़्यादा आ जाता है स्ट्रेन, लेकिन हम माइल्ड स्टील का तो यूज करते नहीं है ज़्यादा, HYSD का यूज करते हैं। तो HYSD में कोई ऐसा भी रहेगा तो इससे आपको कम नहीं होना चाहिए। चाहे आप मतलब कि अलग अलग के बार आते हैं ना, TMT बार होता है, कुछ और भी अलग अलग कंपनी के आते हैं बहुत सा का, तो सारे को ए प्रोविजन दिया गया है कि इससे आपका कम स्ट्रेन वाला कोई आप स्टील नहीं बनाइए। ठीक है, कंक्रीट मतलब कि जब उसमें क्या करते हैं कि जब कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है डक्टिलिटी घटते जाता है, तो आप इतना कार्बन कंटेंट को नहीं बढ़ा दीजिए कि इससे भी कम आ जाए स्ट्रक्चर पे स्ट्रेन, मतलब स्टील में आपका स्ट्रेन, तो इससे आपको कम नहीं आना चाहिए। तो हम जब स्ट्रक्चर को यहाँ पर जब सिंगली रेनफोर्स्ड का एनालिसिस करेंगे तो कितना स्ट्रेन मान करके हम करेंगे, तो इतना स्ट्रेन हम मानेंगे कि इतना स्ट्रेन आएगा। और आपको तो दो चीज, तो हम आपको यहाँ से फिर बता दें कि आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि अगर ये मतलब कि कॉन्क्रीट मतलब कि आपका ये कोई भी अगर आपका बीम है तो बीम के ऊपर वाला कौन सा जोन होता है, कंप्रेशन जोन है, और नीचे में कौन सा जोन है,
टेंशन जोन है, टेंशन में लोड कौन रेजिस्ट करेगा? स्टील। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। टेंशन में कौन रेजिस्ट करेगा? स्टील। और कंप्रेशन में कौन रेजिस्ट करेगा? कंक्रीट। कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होगा? टॉप पे। और आपका कितना बताए हैं मैक्सिमम स्ट्रेन? तो 0.0035। आप इस चीज को याद रखिएगा। और आपका यहाँ पर टेंशन में आपका जब स्टील है तो स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होना चाहिए? वो तो होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए? तो यहाँ से, तो यहाँ पर जो होने चाहिए 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES। तो इतना आपको होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ से आपको ये, तो इसका फिर आपको बताए थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनते हैं। इसमें देखिएगा तो स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेंगे। देखो ये तो आपका ये था। फिर इसमें हम क्या बताए थे? देखो अगर हम इसका अगर देखेंगे प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, तो देखिए आप यहाँ से हम आपको एक फोटो दिखाते हैं आपको। अरे यार तुम आएगा तब ना सर्च होके। नहीं आएगा यहाँ से, चलिए छोड़िए, हम समझाते हैं अपने से। देखो इसमें हम क्या बताए थे पिछले बार, दोबारा बता रहे हैं, तुम लोग का बता रहे हैं फिर, ठीक है। इसमें अगर गलती करोगे तो फिर हम फिर दोबारा ना बताएंगे। चलिए देखिए कहाँ चला गया यार। इसमें हम क्या बता रहे थे कि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हम सेक्शन को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे है, अरे ऐसे ही रहेंगे ना। ये सेक्शन तो हमारा ऐसा है। जब ये सेक्शन हमारा बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो होंगे वो आपका अलग तरीके से ऐसे बेंड करेंगे। अरे बेंड करेगा ना ऐसे, और ये बीच से आपका क्या होंगे, न्यूट्रल एक्सिस ऐसे पास करेगा। तो ये जो फाइबर होंगे वो कहीं ना कहीं जब ये बेंड करे तो सब तो फाइबर ऐसे ऐसे झुक रहा है। अरे झुक रहा है ना ऐसे, देखो ना, ये जो है वो ऐसे बेंड करके ऐसे ऐसे ही गया ना, देखो यहाँ पर। तो ये जो गया तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ये पोर्शन देखने को मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे तिरछे। अरे तिरछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तिरछे हो जाएगा। अरे ये ऐसे था तो बेंड होने के बाद ऐसे होगा, तो अपने पोजीशन से कहीं ना कहीं हट रहा है। तो देखो अगर ये पहले स्ट्रेट था और बाद में ऐसे तिरछे हो गया, ऐसे हो गया प्लेन हमारा, ऐसे तिरछा हो गया। तो जब तिरछा हो गया तो एक पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो ये अपने प्लेन से एक इधर और एक इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट था और बाद में ऐसे इंक्लाइंड हो गया, तो यहाँ पर स्ट्रेन आए होंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेन आए होंगे। अरे दोनों जगह स्ट्रेन आया होगा कि नहीं आया होगा? तो एक में कौन सा स्ट्रेन आया होगा? ये अपने पोजीशन से हट रहा है तो स्ट्रेन तो आ रहे होंगे ना। अरे अपने पोजीशन से ही पहले स्ट्रेट था बाद में ऐसे हो गया, तो क्यों हुआ होगा? स्ट्रेन आया होगा तभी तो होगा ना कोई भी मेंबर। तो आपका ये पोजीशन पहले ऐसे था और फिर ये तिरछा हो गया, इसका मतलब इसको कोई खींच रहा होगा फोर्स लगा के, तो तिरछे चला गया उधर, तो ये एने चला गया। तो मतलब ऊपर में भी कुछ स्ट्रेन आ रहे होंगे, वो कौन सा स्ट्रेन होगा? कंप्रेसिव होगा। नीचे में भी आपका आ रहे होंगे, वो कौन सा स्ट्रेन होंगे? टेंसाइल होंगे। तो बता रहे थे हम, अभी आपको बताएं कि इसमें जो स्ट्रेन आएंगे तो आपका ऐसे पहले था बाद में ऐसे था। तो अगर हम देखें यहाँ से तो आप हमको एक चीज बताइए कि ऊपर तो आपका कंक्रीट है, अरे और एक आपका बीच का है, तो बीच के नीचे क्या है आपका? स्टील सिर्फ है ना, वही समझना। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएंगे? तो ये आपका बनेगा 0.0035 और नीचे में जो आपका जो यहाँ पर जो स्टील लेंगे उसका कितना रहेगा? तो 0.002 प्लस में 0.87 FY अपॉन में ES। और E जो हमारा होता है, तो E जो होता है वो स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है आपका, स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का।
अब बताते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, कोई हमको ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत नहीं होता है, जितना पीछे का है ना वो सब यहीं पर बना मतलब कि बन जाता है आपका। तो आप हमको एक चीज़ यहाँ से बताइए कि ये जो हम बनाए हैं आपका ए डायग्राम, ये स्ट्रेन डायग्राम, ये पता चला है कि नहीं पता चला है कि कैसे हम स्ट्रेन डायग्राम बनाए हैं? अरे बोलो, फिर से अभी स्ट्रेन डायग्राम को बताएं हम। अरे पहले ये फाइबर ऐसे स्ट्रेट था, फिर बाद में जब बेंड करोगे तो यही वाला पोर्शन नहीं देख रहे हो कि सब ऐसे 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 बेंड किया जा रहा है। तो बताओ कि पहले ये स्ट्रेट था, पहले ये स्ट्रेट था, बाद में ये जब ऐसे घसकेगा, तो जब ऐसे घसकेगा तो ऐसे ही होगा ना। तो पहले स्ट्रेट था तो बाद में घसका, इसका मतलब ये होगा कि ई वाला जो पार्टिकल्स है वो ये ने आ गया, और जो ई वाला जो पार्टिकल्स है वो ये ने आ गया। अरे तभी तो ऐसे हुआ ना, पहले स्टेट से तो स्टेट से ने, तो जब ई एन ए आया और ई एन ए आया, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेन हुआ होगा स्टील में, जब स्टील का ले रहे हैं तो नीचे में सबसे स्टील, और फिर ऊपर स्ट्रेन होगा आपका कंक्रीट में। तो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन बताए हैं और स्टील का आपका बताए हैं, ये क्लियर हो गए। तो ये जो बन जाता है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है। तो ये आपका स्ट्रेन डायग्राम हो गया। अब आता है स्ट्रेस डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो बताइए यहाँ पास देखो, तो यहाँ पास अभी हम फिर से बताएंगे उस चीज को, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ऐसे ही बता रहे हैं आपको। चलिए समझिए, ये जो ऊपर में जो है वो आपका ये तो न्यूट्रल एक्सिस है। अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में कौन सा जोन होता है? कंप्रेशन जोन होता है। कंप्रेशन में कौन रेजिस्ट करता है? कंक्रीट। ध्यान से सुनो, कंप्रेशन में कौन रेजिस्ट करेगा आपका? कंक्रीट। अगर ये कंक्रीट, तो सबसे मैक्सिमम आपका स्ट्रेन कहाँ पास है इसमें? टॉप पे। आप इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताइए कंक्रीट का हमको। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा था? देखो ध्यान से, पहले तो आपका कर्व, फिर आपका यहाँ पास 0.002 तक था, फिर उसके बाद फिर क्या था ये स्ट्रेट कहाँ तक? इसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ है? अरे ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ है? यहां पास। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम रहे हैं। यानी कि यहां पर देखोगे तो मिडिल में आपका ये 0 है, यानी कि 0 से लेकर के 0.0035 तक ऐसा कर्व बन रहा है। अरे 0 स्ट्रेस यही ना होंगे। तो अब बताइए कि इस मेंबर पे ये तो न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस कितने होते हैं? अरे कितना होता है? 0 होंगे। तो ये 0 हो गया। अभी मान लेते हैं हम एक ऐसे स्ट्रेट हम एक कर्व बना लेते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर जब बनाएंगे कर्व तो ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर ये आप जो फिगर है ना इसको थोड़ा सा पलट करके ऐसे रख दो, ऐसे पलट दो। इस फिगर को हम पलट करके बता रहे तुमको, ध्यान से सुन, कोई गलती नहीं करना। देखो इसमें आपको इसको पलट करके और ऐसे रखो। तो देखो हम रख रहे हैं यहाँ पास, आप देखो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पास है? टॉप पे है। तो टॉप पे मैक्सिमम स्ट्रेन होंगे, कितना है? 0.0035 मैक्सिमम। उसके बाद फिर क्या गया है ये? अरे उसके बाद फिर यहां से यहां तक कितना गया है? ये स्ट्रेट गए हैं यहां से, देखो ना 0.0035 से 0.002 तक कितना गया है? स्ट्रेट गया। तो यहां से आपका 0.002 तक ये आपका स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग देना, मैक्सिमम स्ट्रेस का यहाँ पास ये है और आपका यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन भी ये है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ से 0 से आपका क्या हो रहा है? ये कम हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो होंगे वो यहाँ से आपका ये 0-0 कर्व बन जाते हैं। तो ये जो हमारा बनता है वो स्ट्रेस डायग्राम बन जाता है कंक्रीट को। तो बस इसी को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे। और क्या करेंगे इसको, देखो इसको जब उठा करके और पलट करके ऐसे रखोगे तो इसको इसी को अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे रखोगे, ऐसे पलट करके और ऐसे हम रख देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या बनेगा? बस यही तो बनेगा। बस ये है कि थोड़ा सा अपोजिट में बनेगा। और क्या बनेगा? देखो क्या बना अलग से थोड़ा सा। अब इस कहाँ चला गया यार, ये तो आएगा ही नहीं। हाँ देखो ये जो है वो साइड में हम देखना चला गया, सब गायब हो गया। देखो ये है आपका।
अब ए पोर्शन को जब तुम देखोगे यहाँ पास, तो यहाँ पास हम ला करके इसको और ऐसे हम पलट देते हैं ऐसे। अरे यार, चलो समझना, हम बता रहे हैं। देखो ये था कि जस्ट हम अपोजिट किए थे उसको, फिर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे जब घुमा देंगे तो इसी शेप का बन जाएगा। मैक्सिमम कितना है आपका 0.0035, फिर उसके बाद फिर कितना है 0.002, 0.002 से 0 तक कितना आ रहा है आपका एक कर्व बन रहा है। तो यहाँ पास ये जो बना है, ये जो ग्राफ बने हैं वो आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ध्यान से सुनो, ये देखना कि अगर ये हमारे पास ये शेप है तो ये आपका यहाँ से आपको ये देखना है कि जब स्ट्रेस कम था, क्या था, स्ट्रेस कम था, तो कम से लेकर के कितना स्ट्रेन तक आपका पैराबोलिक बनता है 0.002 तक। तो यहाँ से आपका 0.002 तक। तो सबसे स्ट्रेस कम कहाँ पास है इसमें, यहाँ पर कम है कि ज़्यादा है? अरे यहाँ पर मिनिमम है ना, 0 है ना, तो 0 से आपका 0.00, जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे तो स्ट्रेन क्या करते जाएगा, अरे ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेन क्या होगा, ये तो पता चल रहा ना, क्योंकि स्ट्रेन डायग्राम अभी हम बनाए थे ऐसे। देखो तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर, वैसे वैसे स्ट्रेन क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ध्यान से सुनो, और यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेन होगा ना कि जो 0.002 पे होगा। अरे मैक्सिमम 0.0035 स्ट्रेन लिए थे, कितना लिए थे हम, अरे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लिए थे हम 0.0035 तक लिए थे। तो यहाँ पास जो मैक्सिमम स्ट्रेन हम 0.0035 तक लिए थे, इसका मतलब कि बीच में 0.002 आ रहा होगा। तो 0.002 तक स्ट्रेस का कर्व कैसा गया था, पैराबोलिक गया था। तो यहाँ से हम ये लेते हैं, तो कहाँ चला गया पोर्शन, हाँ ए। तो यानी कि इसमें आपका कोई ऐसा पॉइंट होगा, कहीं पर भी हमको नहीं पता है अभी, ये 0.002 एक ऐसा कर्व होगा जहाँ से आपका क्या जाएगा, ये पैराबोलिक जाएगा। क्या जाएगा, ये पैराबोलिक। अब ये जो मैक्सिमम है वो कितना स्ट्रेन है 0.0035 तक, तो 0.0035 तक ये क्या फिर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। फिर आप इसको जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से मिला दीजिए। तो ये जो डायग्राम हमारा जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का जब निकालते हैं तो इसको कैलकुलेशन, तो ये जो हमारा होता है वो स्ट्रेस डायग्राम होता है, जिसके हेल्प से हमें निकालना रहता है आपका कि कैसे हम बनाएंगे आपका करेक्टरिस्टिक। तो ये आपका डिजाइनिंग है, तो वो मतलब डायरेक्टली बुक में बनाया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रहेगा तो हम मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं तो ये ऐसे बना दिया जाता है बस। और आपका ये यहाँ से तो पूछता 0.002 तक आपका स्ट्रेस कैसा रहेगा, तो यहाँ से रेक्टेंगुलर और यहाँ और इसका स्ट्रेस, तो इसके देखो तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होंगे तो ये तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग में आपका स्ट्रेस होंगे कि नहीं होंगे, हैं होगा। तो बताइए मैक्सिमम स्ट्रेस हम कितना लिए हैं कंक्रीट में, परमिसिबल कितना लिए हैं 0.45 रे, देखो वहाँ से 0.45 FC के लिए होंगे, ठीक है। तो इसको जो हम मतलब कि जो पूरा बताए हैं बस ऐसे ही ओवरव्यू के लिए था, का मतलब कि हम जो है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जब बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से सारा चीज़ को लिखवाएंगे। अभी जितना भी बताए हैं सिर्फ खाली पीछे का छोड़ करके, तो ये जो जितना हम तुमको बताए हैं तो डायरेक्ट जो है वो हम किसी से कंबाइन नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट जो है वो हम ए डायग्राम आपका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे और ए आपका जो है वो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। तो इस चीज़ को समझ लेना और बाकी बात फिर हम सॉल्व आउट करेंगे आगे से, ठीक है, इतना चीज़। और आगे का हेडिंग दीजिएगा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, और ये आप लिख लो, और फिर हम बताते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है और बाकी बात फिर आप लोग कर